बिहार जंटे में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। हम बात कर रहे हैं देश की निगाहें जिस राज्य के नतीजों पे टिकी हुई है उसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे। हम बात कर रहे हैं बिहार के चुनाव, यानी कि बिहार का फैसला क्या रहा। बिहार का फैसला अभी कर रहा है रिजल्ट। लड्डू कई बार बांट दिए गए, कई बार मायूसी हाथ लग रही है, लेकिन अभी कहना बड़ा मुश्किल है कि क्या होगा। पहले तक लार्जेस्ट पार्टी के रूप में बीजेपी चल रही थी, अभी तेजस्वी लार्जेस्ट पार्टी के रूप में हो गए हैं और एनडीए लेकिन आगे है। और अंतर बहुत लंबा चौड़ा नहीं कह सकते हैं, बहुत ही एक कहें कि बिल्कुल नेक टू नेक है। 11 सीट का अंतर चल रहा है, लेकिन ये अंतर फ्लैक्चुएट कर रहा है। कई एक बार ऐसा भी हुआ, पहले का अंतर भी चला जिसमें मीडिया चैनल्स ने चलाया कि शाम को अमित शाह, नरेंद्र मोदी भाजपा कार्यालय पहुंचेंगे, वहां कार्यकर्ताओं को संबोधित कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल वो ब्रेकिंग्स बंद हो गई हैं और देखने वाली बात होगी कि क्या हो सकता है। हालांकि बीजेपी की ओर से भी कहा गया है कि अभी जब तक काउंटिंग कंप्लीट नहीं होती है तब तक किसी भी तरह की कोई बात नहीं कह सकते। चलिए, लेकिन फिलहाल तो आगे चल रही है और नतीजों का जो रुझान है उसको देख करके अगर हम बात करें तो एनडीए आगे चल रहा है और नीतीश को लेकिन काफी नुकसान हो रहा है। इंडिविजुअली अगर हम बात करें परफॉर्मेंस का तो चलिए, ओम सैनी साहब हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार, लंबे समय तक बिहार को लेकर जंटी पे समीक्षा की। अरुण मिश्रा जी लखनऊ से हमारे साथ में जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार। और वीरेंद्र शर्मा जी भाजपा नेता हमारे साथ जुड़े हैं। विक्रम सिंह जी कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं ओम जी आपके पास आना चाहूंगा। मैं जो तस्वीर बनती आ रही है और नेक टू नेक फाइट है, करीब 35 सीट ऐसी हैं जिसमें 1 से लेके और 500 मतों का अंतर चल रहा है। आई थिंक वो काफी डिसाइडिंग सीट्स होंगी। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं योगेंद्र जी। एक छोटा सा, लेकिन ये इसी बीच में एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा कि चिराग पासवान जिसे खड़ा किया गया, एक इनडायरेक्ट ये था कि वोट काटने के हिसाब से बीजेपी की एक रणनीति का हिस्सा था और वो सबक सिखाना चाहते थे चिराग पासवान के जो एनडीए के मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार को। तो क्या जो सीटें अगर यही तरह से चलती रहती हैं तो बीजेपी अपने मकसद में कामयाब हो पा रही है? देखिए योगेंद्र जी, सबसे पहले तो जो हम लोगों ने आज के 4 दिन पहले इसी चैनल पे अपने चैनल पे डिस्कस किया था और कहा था कि किस तरह की हवा बन रही है और किस तरह का माहौल बना हुआ, किस तरीके से वर्तमान सरकार जो बिहार में है उसका जाना लगभग तय है, ये बातें चल रही थी। तो मैंने तो कहा था कि देखिए, ये हमारी आने वाली राजनीति को नापने का एक पैरामीटर है। बिहार का रिजल्ट लेके आएगा, इससे पता लगेगा कि देश किस ओर जा रहा है। क्या अति राष्ट्रवादियों के हाथ में जा रहा है, क्या वामपंथियों के हाथ में जा रहा है, क्या मध्यम मार्गियों के हाथ में जा रहा है, क्या कुछ अलग ही कुछ होने जा रहा है। तो ये देखिए, उसके नतीजे मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे वर्ग संघर्ष के नतीजे देखने को मिले। यहाँ सीपीआई के 3 लोग जीते हैं, सीपीएम के 4 लोग जीते हैं, 11 लोग सीपीएम के जीते हैं, जेडीयू के लोग भी जीते हैं, कांग्रेस के लोग भी जीते हैं और बीजेपी के लोग भी जीते हैं। और साथ साथ में अभी 2 करोड़ वोट बाकी हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो उछल कूद वाला सिलसिला चल रहा है कि इसको शपथ दिला दें या ये मीटिंग कर लें, अमित शाह साहब को बुला लें या नीतीश साहब को बुला लें या किसी और को बुला लें, ये संभव नहीं है। 3 घंटे बाद ये मैं जो बोल रहा हूं, ये मैं आपको आधा घंटे पहले की बता रहा हूं कि 2 करोड़ वोट बाकी थे और वो कथन था, वो कथन अपने आकाशवाणी का, जिसको निर्वाचन आयोग बोल रहा है, उसकी बात है। तो ऐसी स्थिति में अप डाउन और जीत का मार्जिन 500, 1000, 2000, ये जीत का मार्जिन रहा है। इसका मतलब कि टफ जितनी भी विचारधाराएं हैं, जिनके अपने आधार हैं, उनके साथ में भारी संघर्ष हो रहा है। और इससे जो नतीजा निकलेगा उससे हम आगे का बता सकेंगे कि देश में आने वाली राजनीति में क्या होने जा रहा है। तो बिहार हमारे टेस्ट था। अभी मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और ये जो चिराग पासवान की पार्टी रही है, जिसको कि सुशील जी मोदी ने कहा था कि वोट कटुआ है, तो उनका देखिए क्या हासिल किया है लोगों ने, जो हनुमान जी बनकर के और बीच में उतरे थे और अलग से सरकार बनाना चाहते थे, लेकिन वो साख बनी नहीं। वो साख बिल्कुल खो बैठे। अब तक तो आगे बाकी के रिजल्ट्स आएंगे तो उसके बाद में पता लगेगा। तो मुझे लग ये रहा है कि अभी ये नहीं कह सकते कि एनडीए गवर्नमेंट बनाएगा या महागठबंधन गवर्नमेंट बनाएगा, क्योंकि वोट बहुत सारे हैं और मार्जिन बहुत कम के साथ में
तो कट टू कट बड़ा नेक टू नेक फाइट चल रही है, लेकिन बड़ा रोचक इलेक्शन बन गया और ऐसा इलेक्शन बन गया जिसके बारे में कल्पना नहीं थी। क्योंकि कल एक एग्जिट पोल ने तो 180 सीटें दी थी महागठबंधन को, आज उनका क्या हाल होगा। 180 सीटें चाणक्य ने दी थी, एग्जिट पोल में गया है। तो मैं ये देख रहा हूं कि, लेकिन वो सच है जो हमने कहा था कि ये पैरामीटर स्थापित करेगा आगे के इलेक्शंस को मूल्यांकन करने के लिए। और भारतीय राजनीति के जो विभिन्न कलर हैं, अलग अलग रंग, वर्ग समन्वय के या वर्ग संघर्ष के या कोऑर्डिनेशन के या गठबंधन के, उन सब के नतीजे आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ये महत्वपूर्ण है। मैं अभी वापस लौटूंगा आपके पास में, अरुण मिश्रा जी के पास जाना चाहूंगा। अरुण, क्या लगता है आपको, अभी वेट करना चाहिए रिजल्ट्स का, या फिर जिस तरह से अभी स्थितियां देखने को मिल रही हैं उसी पे कुछ यकीन करना शुरू कर देना चाहिए? योगेन जी नमस्कार और धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है योगेन जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि वर्तमान में जो स्थिति है रिजल्टों की और जिस तरह से अप एंड डाउन चल रहा है, और सबसे जो गौर करने वाली बात है बिहार इलेक्शन को लेकर के और खास करके जो काउंटिंग चल रही है रिजल्ट को लेकर के, तो विशेष महत्वपूर्ण बात यह है कि 60 सीटों पे लगभग आंकड़ा या अंतर ऐसा है कि वो 1000 वोटों का है। उसकी परिस्थितियां कब बदल जाएंगी, अभी अगर आप शुरुआत से देखें तो ये लग रहा था कि बीजेपी आगे रहेगी और इतना गैप रहेगा आरजेडी के बीच में 25-30 सीटों का कि वो सिंगल लार्जेस्ट के रूप में आ जाएगी। लेकिन अभी आप देख रहे हैं स्थिति तो ये आ रही है कि दोनों में बहुत कम सीटों का अंतर हो रहा है और ये अप एंड डाउन कभी भी संभव है। तो ये अंदाजा लगाना कि सिंगल लार्जेस्ट कौन बनेगा, ये थोड़ा सा कहना मुमकिन नहीं होगा। वो उचित समय नहीं आया कि हम आप किसी को डिक्लेयर कर दें, लेकिन संभावनाएं बीजेपी की तरफ जरूर झुक रही हैं। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, जो अभी की काउंटिंग से और जो हमें रुझान मिल रहे हैं उसको देखते हुए अगर हम जाएं, ये भी स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है कि निश्चित तौर पर भाजपा और जेडीयू का जो गठबंधन है, एनडीए का जो गठबंधन है, वो एक तरीके से दावेदारी के रूप में भरकर सामने आ रहा है, जैसा कि पहले अनुमान किया गया था। और हमारे अभी वरिष्ठ पत्रकार जो उन्होंने इंगित किया कि चाणक्य ने 180 सीटें बता दी, उस तरीके के किसी अनुमान को अपील करता है। कमोबेश जो एक अनुमान था कि बीजेपी एनडीए गठबंधन और दूसरी तरफ जो राजद का जो गठबंधन है वो एक कांटे की टक्कर में रहेगा, वो निश्चित तौर पर ये है। तो ये स्थिति वर्तमान समय में दृष्टि हो रही है और इसके फाइनल स्थिति देखने के लिए हमें 1-2 घंटे का और इंतजार करना होगा। विशेष बात यह है कि लोक जनशक्ति पार्टी का जिस तरह से अनुमान था या दावा था या सोच थी, उसको पूरी तरह से नीतीश कुमार के साथ ही इस रिजल्ट को देखते हुए ये माना जाएगा कि उनके प्रति कहीं ना कहीं नाराजगी जमीनी सतह पर हुई, चाहे वो व्यवस्था संबंधी हो या आम जनमानस की अपेक्षाओं पर खरे ना उतरे हों। जी योगेश जी, यहाँ एक देख रहे इस बार सीपीएम को जो सीटें दी गई थी, इस पार्टी के साथ अलायंस किया तेजस्वी ने, 18 सीटें आगे बढ़ाई हुई है। कांग्रेस की कोई नुकसान में मुझे ज्यादा दिखाई नहीं दे रही है। 20 सीट पे कांग्रेस, हालांकि 70 टिकट दिए गए थे जिसमें 20, लेकिन अगर पिछले मरतबा की अगर बात करें तो कांग्रेस ने बहुत ज्यादा 70 के मुकाबले के मुकाबले में 70 के मुकाबले में अगर आप आगे चलते हैं तो नुकसान बड़ा गठबंधन का कांग्रेस को इतनी टिकट देने से ऐसा लगता हुआ है तो खुद को अपने कैंडिडेट ज्यादा उतारने चाहिए। जान देख करके तेजस्वी की रही हो। जी अरुण, आपसे सवाल है ये, सीट देना जहां अभी कहीं अखतरा होगा कि इतनी सीट, क्योंकि योगेश जी निश्चित तौर पर अगर आप देखें विगत 2014 से देखें अगर आप, और उसके बाद के राज्य या स्टेट के इलेक्शंस देखें, तो पार्लियामेंट में तो कमोबेश स्थिति वन साइडेड थी, क्लीन स्वीप था, लेकिन राज्यों के चुनाव में ये स्थितियां बन रही थी जहां ये बाइपोलर है, यानी राष्ट्रीय स्तर की पार्टियों का आपसी चुनाव है, आपसी लड़ाई है। वो आप राजस्थान को देख लें, चाहे वो आप पंजाब को देख लें, तो जहां मध्य प्रदेश को देख लें, तो जहां बाइपोलर इलेक्शन है, जहां ये दो नेशनल पार्टियां आमने सामने हैं और जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका उद्धार नहीं, वहां तो निश्चित तौर पर कांग्रेस का उद्धार हुआ है। लेकिन जहां भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वहां कांग्रेस जहां पिछड़ चुकी है एक बार, तो वहां उभरने का नाम नहीं ले रही है। अब इसकी पीछे की वजह यह है जी, इसके पीछे की वजह है कि न सिर्फ राज्य स्तर पे
विक्रम सिंह जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं यहाँ कांग्रेस से, उनके पास जाना चाहूंगा। विक्रम जी, इस इलेक्शन को लेकर काफी महत्वपूर्ण ये था कि कोविड काल में यही इलेक्शन हो रहा है और मध्य प्रदेश में 28 सीट पर चुनाव हो रहा है। माना यही जाता था कि मध्य प्रदेश में स्थितियां बड़ी अच्छी हैं और वापसी कर सकते हैं कमलनाथ का बड़ा मुकाबला हो सकता है। कोई बहुत ज्यादा नहीं, 19-20 सीट तो यहाँ कांग्रेस के लिए एक लॉस का सौदा हो सकता है। अच्छी खासी सीटें बिहार में नहीं, लेकिन कांग्रेस की परफॉर्मेंस वैसी नहीं जैसी रहनी चाहिए। जी, अभी तो जो रिजल्ट आ रहे हैं उनको देखते हुए तो एक चिंता का विषय जरूर है और पार्टी पर निश्चित रूप से करने का प्रयास करेगी। आफ्टर इलेक्शन है करने का प्रयास करेगा और आगे संगठन को मजबूती दी जाएगी ताकि हमारी पार्टी अच्छा प्रदर्शन की ओर फ्यूचर के चुनाव में पार्टिसिपेट कर सके। बात मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश में जिस तरह से खरीद फरोख्त का जो माहौल बना, सब सारी दुनिया को पता है, जनता को पता है। जनादेश का अपमान किया, उसके बावजूद भी अगर जनता ने उनको, अगर दल बदलुओं को, जो बिके हुए लोग थे, उनको वापस अगर सत्ता में लाके अगर उन्हीं को सत्ता सौंपती है तो ये जनता को भी विचार करना होगा कि क्या दल बदल को आप बढ़ावा देना चाहते हैं या दल बदल को सीमित कर सकता था ये चुनाव। ये इस तरह का चुनाव था जो दल बदल को अब लगता है कि जैसे नेताओं को, राजनेताओं को और राजनीतिक दलों को जिस तरह से ये चीज सूट करने लगे है दल बदल की, उसी तरह की शायद जनता ने भी उसको स्वीकार कर लिया है। तब इस तरह की स्वीकार्यता होनी नहीं चाहिए थी। मेरा ये व्यक्तिगत विचार है और मैं बड़े पीड़ा के साथ कह रहा हूँ ये कि ये बहुत बड़ा चुनाव था जनता के लिए, बहुत बड़ा अवसर था। सैनिक साहब तो नहीं करा शायद, नहीं आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपने बड़ी बेहतरीन बात पकड़ी है। मैं तो इसलिए हंस रहा हूँ कि क्या बात है कि जनता का मूल्यहीनता भी सामने आ गई। नहीं, ये मेरे मन में पीड़ा बहुत दिनों से थी कि देखिए किस तरह से बुद्धिजीवी जनता किस तरह से फैसला करेगी, ये आगे आने वाले राजनीति का भविष्य तय करेगा। और मैं शायद गलत नहीं हूं, मैं ठीक कह रहा हूं शायद, वो उसको आप तायद करेंगे। हालांकि मुझे तो ठीक लग रहा है ये कि जनता ने ये तय कर दिया कि हमें स्वीकार्य है, जैसे राजनीतिक दलों को स्वीकार्य है तो हमें भी स्वीकार्य है। इसको ट्रेंड को बदल सकती थी। आपने देखा होगा कि आम चुनाव में किस तरह से जनता ने शिवराज सिंह जी को नकारा। शिवराज सिंह जी पार्टी के अंदर की संघर्ष करा के कैसे भी जोड़ गए। अब उन्होंने, आपने उनके स्टेटमेंट और उनके वीडियो जनता में वायरल हुए, उन्होंने कहा आला कमान के इशारे पे किया। फिर भी अगर जनता स्वीकार करती है तो जनता ने अपने भाग्य को चुना है। कांग्रेस तो संघर्ष करती रहेगी, एक मजबूत पक्ष की भूमिका निभाएगी और अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेगी। और जहां भी जनता को जरूरत होगी हम लोग जनता के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन जनता ने किस तरह का फैसला किया है वो जनता को उसके ऊपर पुनर्विचार करना ही पड़ेगा। नहीं तो दल बदल विधेयक लाने का और दल बदल को रोकने का सारे प्रयास विफल है। आपने देखा होगा कि किस तरह से 13-14 राज्य हैं, उनमें किस तरह से खरीद आपके पास मैं लौटूंगा। मैं एक बार वीरेंद्र शर्मा जी के पास जाना चाहूंगा। वीरेंद्र जी, आपके पास आना चाह रहा हूं मैं। चलिए, लेकिन जो झुकाव है अभी साफ दिखाई दे रहा है, उसके लिहाज से एनडीए सरकार बना सकता है, लेकिन अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि पिक्चर क्या रहेगी। क्योंकि जैसे अरुण मिश्रा जी कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने सुबह कहा कि करीब 1 करोड़ मतों की गिनती हुई और 4 करोड़ कुछ लाख मत काउंटिंग होनी है उनकी। तो ये अब थोड़ा जल्दबाजी होगा, लेकिन जैसे 110 आ गए हैं और 74 पे अभी बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी के रूप में दिख रही है। अभी तेजस्वी 73 पे चले गए हैं। तो जो स्थितियां दिखाई दे रही हैं अभी, उस पर मैं आपको कमेंट चाहूंगा कि अभी कुछ भरोसा है कि ये आंकड़ा बढ़ता चला जाएगा या फिर रुकेगा? निश्चित भारतीय जनता पार्टी विजय की ओर आगे बढ़ रही है और जिस प्रकार से सुबह से कंटिन्यूटी ये बन रही है
कि भारतीय जनता पार्टी आगे रही है, तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि बिहार की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के विकास के एजेंडे को दिया। नीतीश कुमार जी में विश्वास व्यक्त किया है, नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी की लोक कल्याणकारी नीतियों को स्वीकार किया है। इसके साथ साथ मेरे जो कांग्रेसी मित्र जो कह रहे थे कि जनता अस्वीकार कर रही है, मैं इन्हें कहना चाहता हूं कि जनता तो बार बार गांधी जी को भी अस्वीकार कर रही है, आप क्यों बार बार जनता के ऊपर राहुल गांधी जी को थोप रहे हैं? दूसरी बात, सैनी जी कह रहे हैं आप जब बोले मैं बीच में नहीं बोला हूं, आप थोड़ा संयम से सुनिए। जनता ने आपको अस्वीकार कर दिया है, चाहे वह बिहार हो, चाहे उपचुनाव, जहां भी उपचुनाव हुए हैं वहां पे कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। जहां भी उपचुनाव हुए कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। आपने रूप से या अपने निर्माण में जाकर देखे कि आपने जनता को क्या दिया है। आपका भूमिका निभाने में पूर्ण रूप से असफल हो चुकी है कांग्रेस। बिहार में भी कांग्रेस स्थिति आप देख चुके हैं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस किस प्रकार से हारी है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, गुजरात में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। आप उपचुनाव के परिणाम भी देखिए ना, बिहार के साथ साथ क्या हुआ है कांग्रेस का। हरकतें भी जनता देख रही है, कभी आज आपकी देखिए जनता ने आपकी हरकतें देखकर ही आपको बिल्कुल अस्वीकार बना दिया है। हरकतें तो आप कर रहे हैं, सत्ता में आप है, हरकतें आप कर रहे हैं, जनता क्या देख रही है? जनता ने आपका कुशासन देखकर ही आपको घर पे बिठाया है, आपका कुशासन देखकर ही आपको बार बार अस्वीकार कर रही है। अंतर की हत्या कर रहे हैं। आप जनता की स्वीकार्यता को स्वीकार कीजिए कि जनता क्या चाहती है। जनता आपसे विपक्ष की भूमिका चाहती है, वह भी आप निभाने में असफल हो रहे हैं लगातार। राहुल गांधी जी को जनता स्वीकार कर रही है, फिर भी आप नहीं मान रहे, उनको थोपना चाह रहे हैं। क्या आपके पास नेतृत्व की कमी है? आप राहुल गांधी जी को बार बार क्यों जनता के ऊपर थोपना चाह रहे हैं? स्वीकार कर रही है, आप भी अस्वीकार कर दीजिए। का डर आपको किस तरह का डर सता रहा है? राहुल गांधी से, राहुल जी से किस तरह का डर सता रहा है? आप चिंता मत करिए। आप कह रहे हो कि हम जनता को नहीं समझ पा रहे हैं, आप जनता को तो समझिए। आपके साथ क्या हो रहा है? आप जनता के ऊपर, जनता के जनादेश को आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आप जनता को वोट देना चाह रहे हैं कि जनता आपको समझे। जनता आपको समझे कैसे? आप भी तो जनता को समझिए। जनता ने एक जनादेश छत्तीसगढ़ में भी दिया था मित्रवर, इस बात का ख्याल रखिएगा। पंजाब में भी दिया था, राजस्थान में भी दिया है। आज का उपचुनाव के परिणाम भी देखिए, आज के उपचुनाव के परिणाम भी देखिए। लोकसभा के प्रदेश में कुछ सीट पे निर्दलीय आगे हैं। राजस्थान के चुनाव के बाद बिहार तरीके से नकारा है। व्यक्ति परिवर्तन का रिजल्ट आ रहा है भाई, इस बात का ख्याल रखिए। व्यक्ति परिवर्तन का बिहार में रिजल्ट आ रहा है। नीतीश कुमार को लोगों ने नकारा है, इस बात को जहन से मत निकालिए। सरकार वहां पुनः एनडीए की बननी जा रही है। मैंने कहा व्यक्ति परिवर्तन का चुनाव हुआ है बिहार में। सरकार बन रही है, वोट बंद है, वोट खुल रहा है, चिंता मत करिए, इंतजार करिए, आप समय का इंतजार करिए। निश्चित भाजपा के ही वरिष्ठ नेता ने, जो अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ के महाअध्यक्ष है बिहार में, उन्होंने अभी से कह दिया है भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा। और जो नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने और कहा कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे। आप लोग पहले अपना व्यक्तिगत विचार विमर्श कर लीजिए। एक बात बोलिए, आपका प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ का कह रहा है कि नीतीश कुमार की जगह बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। जनता ने बीजेपी के मुख्यमंत्री बनाने की बात कही है, और आप यहाँ कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक बात पड़ेगी, मुख्यमंत्री बनेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कह चुके हैं, प्रधानमंत्री जी भी कह चुके हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ये बिल्कुल, अगर पहली बात तो ऐसा होगा तो ये नहीं बनाएंगे नीतीश जी को, ये तय है, इनका एजेंडा यही होता है। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने दोपहर में क्लियर किया था कि सीटें किसी की कुछ भी हो, एनडीए को बहुमत मिलने पर मुख्यमंत्री हम नीतीश को बनाएंगे, और पार्टी के स्तर पे ये चर्चा का विषय है। खैर, लेकिन इंतजार करना होगा, क्योंकि बीजेपी अगर तेजस्वी को बाहर करना है तो मुझे लगता है कि रिस्क मिलेगी नीतीश के साथ में, क्योंकि देखिए महागठबंधन कोई संवैधानिक वो नहीं है, एनडीए को संवैधानिक वो नहीं है कि गठबंधन करके और आप निकल गए तो आप पे
दल बदल लागू होगा या फिर की घोषित कर देंगे। दल बदल कुछ नहीं है, कोई किसी को भी बना सकता है मुख्यमंत्री। तेजस्वी भी कह सकते हैं कि चलिए चाचा भतीजा मिलकर सरकार चलाते हैं, बीजेपी को बाहर करो। हाँ बिल्कुल, ये पॉसिबिलिटी भी है। आशीर्वाद भतीजे के साथ में, तो ये कुछ भी संभव है। अभी जीतन राम मांझी की भी खातिर करनी पड़ेगी बीजेपी को, 3 सीट उनकी छोटी है और अगर फाइनल 5 वीआईपी के पास में है, अगर ये सीटें कम होंगी तो मैजिक नंबर से कम जा सकती है एनडीए। तो ऐसे में मुझे लगता है कि सबका ख्याल होगा बीजेपी को, क्योंकि एनडीए में संचालन आगे सरकार का जो मुझे लगता है नीतीश कुमार से बेशक मुख्यमंत्री बने, लेकिन अब रिमोट बीजेपी के हाथ में रहेगा और बीजेपी वैसी स्थिति नहीं बनने देगी जैसे लालू जहां सीट के बावजूद भी डी का मुख्यमंत्री स्वीकार कर लिया। उस वक्त चाहते तो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना सकते थे उसी वक्त, लेकिन उन्होंने तुरंत कहा कि नहीं, नीतीश मुख्यमंत्री होंगे। बात बीजेपी भी कह रही है, लेकिन मुकाबले जब पूरे क्लियर होंगे उसके बाद ये जो तस्वीर बनेगी और भारत की राजनीति की एक नई एक सुबह होगी, वो देखने लायक होगी। थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। हम बात कर रहे हैं बिहार का फैसला, जनता जो। मैं ओम सैनी साहब के पास जाना चाहूंगा। ओम जी, ये कोविड के बीच ये इलेक्शन करवाया गया है और यहाँ लोकतंत्र की खूबी भी है कि लोगों ने कोविड के दरमियान भी वोट ठीक ठाक दिए हैं। मैं एक बात जानना चाहूंगा यहाँ पे कि बेरोजगार, माइग्रेंट लेबर जो थी, उसकी परेशानी, कोरोना के दरमियान जो आरोप लग रहे थे कि नीतीश बेहतर पोजीशन में सरकार में होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाए, 4 दिन तक पब्लिक से मिले भी नहीं, ये कुछ चीजें ऐसी चली। इकोनॉमी जो है वो लॉकडाउन के दौरान बिल्कुल चौपट हो गई, बेरोजगारी बढ़ गई, लोगों के काम धाम चौपट हो गए। ये एक आम जनता के बीच चर्चाएं चली और ये मुद्दा भी काफी रहा है इलेक्शन के दौरान। लेकिन अब जनता ने फैसला किया है, तो क्या ये माना जाए कि अब मोदी है तो मुमकिन है, और जो आवाज विपक्ष उठा रहा था जनता ने उसे खारिज किया है? नहीं नहीं योगेंद्र जी, बहुत गलत मूल्यांकन हो जाएगा इस सारे इलेक्शन का। ये इलेक्शन तो ऐसा है जिसने स्थापित किया कि डिमोनेटाइजेशन और बेरोजगारी और साथ साथ में ये जो लोग बिहार पहुंचे हैं उन लोगों में जिस तरह की पीड़ाएं भुगती है, उसी का नतीजा है कि कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट जिसे बोलते हैं माले, उसके 11 लोग इलेक्ट हो रहे हैं और 4 लोग सीपीएम के इलेक्ट हो रहे हैं, 3 लोग सीपीआई के इलेक्ट हो रहे हैं, जिनका वर्ग संघर्ष की राजनीति जो समापन की ओर नजर आ रही थी वापस उभर करके आ गई। और मध्यम मार्ग की राजनीति जो गठबंधन का धर्म निभा रही है, देखिए तेजस्वी हो चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस नुकसान के साथ भी वो ये मानती है, कांग्रेस मध्यम मार्ग मानता है कि फासिस्टों की बढ़त रोकने के लिए एकजुट होकर के कुछ खोना पड़ेगा। जब एकजुट नहीं होंगे तब तक इनसे लड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि ये जिस तरह का नारा देते हैं, उनका एक मानना है, जिस तरह का नारा देता है उसके अंदर राष्ट्रवाद का वो ऐसा वो मिलाते हैं जिसकी वजह से लोग जाते हैं, और चारों वर्ण के लोग जो बहुसंख्यकों में हैं वो भी साथ में मिल जाते हैं। वर्ग संघर्ष के सिलसिले में ये नहीं था, तो वो मुझे उभरता हुआ नजर आ रहा है और साथ साथ में मुकाबला करता हुआ नजर आ रहा है। और जो मार्जिनें घटी है, 500 वोट से, 1000 वोट से, 2000 वोट से जीतना हो रहा है, ये तो अपने आप में बड़ा कमाल का इलेक्शन हो रहा है सर। ये दिलचस्प इलेक्शन है। वो जो मोदी जी की हवा चलती थी कि साहब मोदी है तो यकीन है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मोदी जी दाढ़ी बढ़ा के गए, 4-5 बार बोले, उनके बाद में भी कहते रहे नीतीश को, क्योंकि नीतीश का चेहरा अपीलिंग लगता था। नीतीश ने महिलाओं के बीच में के लिए कुछ काम किया, शराबबंदी का सिलसिला हुआ, कुछ हुआ, इसमें कोई शक नहीं। यह अलग बात है कि नीतीश उस तरीके से तेजस्वी के जो बढ़त का सिलसिला था, फिर सबसे बाद में जो गलती है वो ये है कि कांग्रेस
पार्टी का जो लीडरशिप जिसको बोलना चाहिए, नीचे तक जाकर के बात करनी चाहिए, वो नहीं हुआ। लेकिन गठबंधन का धर्म तो ईमानदारी से कांग्रेस ने निभाया वहां पर, अपना इंटरेस्ट नहीं देखा। और ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग जो पप्पू पप्पू बोलते रहते हैं, ये लोग जिस तरीके से बोलते हैं इस तरह का सिलसिला नहीं है। ही इज इंटेलिजेंट मैन और नौजवानों को ठीक तरीके से रिप्रेजेंट। एक तो नौजवान वो है जो हनुमान जी बनना चाहता है, एक नौजवान वो है जो हटाना चाहता है, केंद्र की सरकार को स्थापित करना चाहता है। तो बड़ा फर्क है। इस हनुमान जी ने लंका जला डाली है अयोध्या। ये स्वयं नहीं, अयोध्या तो नहीं जलाई। इसमें बड़ी, ये देखिए जब ये राजनीति के ये जो खुलासे होंगे, किस कूटनीति के जरिए ये सब कुछ कहा गया, क्योंकि हिंदुस्तान के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ने तो कभी बोला नहीं उसके खिलाफ में कुछ भी। से लंका तक चलने के बीच में कई झोपड़े जो पड़े उनको जला। मैं कह रहा हूँ कि सुशील मोदी जब उनका आलोचना करते वोट कटवा है, तो प्रधानमंत्री तो नहीं कहा कि वोट कटवा है, खुद कहा हनुमान जी कहते हैं तो उन्होंने कहा कि नहीं आ गया सड़क में। का एक सिल्ला था और पूरे बिहार के अंदर मेरा ऐसा ख्याल है कि मूल्यांकन बाद में होंगे, अभी नहीं हो सकते, आज नहीं हो सकते। आज तो सिर्फ ये हो सकता है कि कितनी फाइट हो रही है और सहज रूप से। मैं अरुण मिश्रा जी के पास जाना चाहूंगा। अरुण जी, एक तो मेरा सवाल वापस आपसे भी होगा कि बेरोजगारी, भूखमरी और आज देश के अंदर बेरोजगारी की अगर बताएं तो मेरा ख्याल है कि पिछले दिनों जैसे मैंने देखा बिहार की साइड पे 10.2 बेरोजगारी की दर वहां पे, जो देश की जो बेरोजगारी है उसकी डबल है। और माइग्रेंट लेबर जो है उसकी जो तकलीफें हैं वो किसी से छिपी नहीं है। इकोनॉमी की स्थिति का मालूम है आपको क्या है। मैं जानना चाहूंगा कि यहाँ जनता ने तमाम जो आरोप रहे या जो दिखाई दे रहा था कई चीजें, उन सब और वापस कुमार और नरेंद्र मोदी ने यकीन किया है, इस तरह से देखा जा सकता है इसे जो बढ़ा था उसको। योगेश, जहां तक ये बात है कि इसको इस स्वरूप में देखा जा सकता है कि जो कोरोना के बाद से जिस तरह से जो मजदूर, प्रवासी मजदूर का खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार में सर्वाधिक मात्रा में उनकी वापसी, उनकी व्यवस्थाओं को लेकर के या अन्य जो भी विषय रहे, तो मेरा अपना मानना है कि किसने वफा के नाम पे धोखा दिया मुझे, किससे कहूं मेरा गुनाहगार कौन है, ये हालात लगभग सारी पार्टियों के हैं। वर्तमान इलेक्शन रिजल्ट बिहार को अगर आप देख ले, क्योंकि हर एक का दर्द एक ही है। अगर हम भाजपा की बात करेंगे योगेश जी, तो कहां गई मोदी लहर? वन साइडेड इलेक्शन कहां दिख रहा है आपको बिहार में? अगर हम कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस विगत कई चुनाव से अपने को परेशान, उनकी प्रभुसत्ता को लेकर के परेशान कि उनकी छवि वो, लेकिन वो असफल भी नहीं कहे जा सकते, सफल भी नहीं कहे। जहां बाइपोलर इलेक्शंस है, जहां दो पार्टियों का है, वहां पर वो सफल हो जाते हैं, वो कॉन्टेस्ट में आ जाते हैं। एक छत्तीसगढ़ को अपवाद छोड़ दें अगर हम, तो बाकी स्टेट्स के जो भी इलेक्शन रिजल्ट्स हैं आप देख सकते हैं। तो मोदी, एक तरफ उनका दर्द है कि उनको धोखा दे रहा है कि वन साइडेड इलेक्शन नहीं हो रहा है बीजेपी के पक्ष में, दूसरी तरफ कांग्रेस का दर्द है कि उनकी बात बेरोजगारी और गरीबी की, इन सब चीजों को हम मुद्दे को उठाते हैं तो जनता जहने जाती क्यों नहीं। और तीसरा, नीतीश कुमार की बात अगर हम क्या करें तो सुशासन बाबू आखिरकार कम क्यों हो रहे हैं, वो बढ़े क्यों नहीं। अगर हम लालू के बेटे की बात करें तो वो परेशान है कि बहुमत जनता ने क्या क्यों नहीं। एक बात जानना चाहूंगा मैं यहाँ पे, ये तो एक आपका रिएक्शन हुआ उस पे कि एक पत्रकार की नजर से कैसे देखता, लेकिन एक मेरा सवाल यहाँ पे होगा जो शायद हो सकता है सब लोग इस पे चर्चा कर भी रहे होंगे। दो बातें थी यहाँ पे, विकास बनाम जंगल राज, इसका जिक्र किया गया। लालू यादव के बिना ये चुनाव लड़ा है। अगर पैसे संसाधन की अगर बात करें तो एनडीए के मुकाबले तेजस्वी बहुत कम थे, 1 हेलीकॉप्टर से, जबकि बीजेपी और एनडीए के यानी जेडीयू उनके अपना एक अलग वर्कफोर्स थी। तो यहाँ मुकाबला करना, ये तेजस्वी को किस तरह से देखा जाए, उभरता हुआ एक चेहरा जो बिना उनके, और दूसरा एक मुस्लिम और यादव जो मत है उन्हीं को लेकर के ये देखा जा रहा था कि बस इनके अलावा कोई वोट मिलेगा नहीं, मुद्दों को डाइवर्ट बिहार से बाहर नहीं जाने दिया। तो ये एक मान सकते हैं कि इतना यंग लीडर पूरे चुनाव को बिहार से बाहर नहीं जाने दिया, बांध करके रखा। कई मरतबा सीएए, एनआरसी, धारा 370, अयोध्या राम, कई चीजों होने दिया। तो एक बड़ी खूबी और उपलब्धि कह सकते हैं।
योगेन जी, पूत के पांव पालने में दिखाई देते हैं। और जो आपने विषय रखा है बहुत गौर करने वाला विषय है। अभी हमारे भाजपा के मित्र कह रहे थे, बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं, और शायद के बाद सरकार बनाने की जो स्थिति होगी उपलब्धि बताई जाएगी। लेकिन वो शायद ये भूल रहे हैं कि एक तरफ अभिमन्यु है, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, उसका कैरेक्टर नहीं बता रहा हूं। एक तरफ वो अभिमन्यु है जिसका पिता जेल में है, यानी पिता बाहर, और उस वो अपनी पार्टी की साख बचाए रहता है, और महारथियों की कांग्रेस, महारथियों की बीजेपी, महारथियों का एक तरीके से नीतीश कुमार की पार्टी, वो उनसे मुकाबला कर रहे हैं। अगर हम अपना सीना ठोक रहे हैं तो ये देखना होगा, एक बार कि आखिर वो जो ये एक रूपी लड़का था, वो लड़का इतनी सीटों पर, इतनी बड़ी पार्टी जिसमें सब उससे वरिष्ठ हैं, एक भी राष्ट्रीय लोक दल का, लालू की पार्टी का एक भी ऐसा सदस्य नहीं कि उससे वरिष्ठ ना हो, अनुभवी ना हो, या फिर बड़ा ताकतवर ना हो, या मजबूत न दिखने वाला हो, फिर भी उस पार्टी को संभालना, चलाना और उसको इलेक्शन में ले जाना, और इतने बड़े बड़े भीष्म पितामह, बड़े बड़े दिग्गजों के सामने संघर्ष करना और अपने आप को स्थापित करने की तरफ अग्रसर करना, यही अपने आप में पर्याप्त उनको जवाब है कि निश्चित तौर पे वो एक उसने अपनी क्षमता के से कहीं ज्यादा अपनी पार्टी को प्रदेश में बचाने में कामयाब रहे। और सवाल यही है कि आप दूसरी तरफ देखिए ना, एक और अभिमन्यु भी थे वहां, वो लोक जनशक्ति पार्टी जो कि हमारे गठबंधन के सहयोगी अभिमन्यु थे, वो 0 पर चले गए। इस विषय पर भी विचार करना होगा। कोई भी विषय, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे वो पलायन का विषय हो, ये विषय अछूता नहीं रहा, इन पर वोट पड़े। जैसा कि हमारे वरिष्ठ मित्र पत्रकार मित्र ने कहा, शर्मा जी, वहां पर कम्युनिस्ट का, भाकपा माले का और इन पार्टियों का, तो निश्चित तौर पे उनकी बातों को ठीक से उन्होंने उठाया, अदरवाइज वो 2 या 3 या 4 सीटों में सिमट जाते। सभी गौर करना होगा, बजाय से अपनी पीठ। वापस लौटूंगा अरुण, वापस लौटूंगा आपके पास में, वीरेंद्र शर्मा जी के पास में जाना चाहूंगा एक बार में। देखिए, एक खुद को भी देखना पड़ेगा, मैकेनिज्म किस तरह से चुनाव लड़ने का। एक तरफ भारत की राजनीति के महायोद्धा, इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं कि बीजेपी के चाणक्य, जिन्होंने पूरी तरह से एक चीज का मैं जिक्र करता हूं, और ऐसा कोई फेस केवल एक राहुल गांधी के अलावा कोई बड़ा नेता तो गठबंधन के साथ में अपना कोई धर्म निभा पा रहा था। तेजस्वी ने पूरा कैंपेन किया, एक दिन में 19-22 करना, एक जगह पे जाना, और लंबे समय तक विपक्ष की भूमिका की अगर बात आती है तो वो भी, तो ये तो माना जाना चाहिए। संसाधनों के अभाव के बावजूद अभी मैं जो देख रहा हूं सामने तस्वीर, वो 115-120, जब हम चर्चा शुरू कर रहे थे तो 125 एनडीए दिखाई दे रहा था, और 111 के आसपास महागठबंधन दिखाई दे रहा था। लेकिन ये जंप किया है उसने अभी भी, और लार्जेस्ट पार्टी के रूप में बीजेपी अभी 73 चली गई है, और महागठबंधन आरजेडी 70 के साथ में। आप देखिए, संसाधनों का अभाव, उसके बावजूद भी कड़े मुकाबले में इस चुनाव को बना दिया है। तो क्या होगा कि अभी जैसे ट्वीट भी मैं एक जिक्र करना चाहूंगा, तेजस्वी ने एक ट्वीट किया है करीब घंटे भर पहले, 1.5 घंटा हो गया होगा, उसमें काफी जहां पे भी काउंटिंग चल रही है, कार्यकर्ता अपने काउंटिंग स्थल को नहीं छोड़े, मजबूती के साथ हम वापसी करें। तो ये मुझे पता नहीं है कि क्या वापसी करेंगे नहीं करेंगे, वो उनका अपना एक एजेंडा है, ट्वीट करके क्यों कार्यकर्ताओं में उत्साह फूंकना चाह रहे। लेकिन फिलहाल ये स्थिति आप चाहूंगा कि दिग्गजों के बीच अभिमन्यु का जिक्र किया, और एक अभिमन्यु कैरेक्टर के रूप में देखा कि कैसे चारों तरफ से घेरने की कोशिश की गई थी तेजस्वी को, लेकिन उस अपने मकसद पे काफी हद तक आगे बढ़ नजर आ रहे हैं। देखिए योगेंद्र जी, यह देश युवाओं का है, निश्चित रूप से युवा अपनी मेहनत से आगे बढ़ता है, और उन्होंने कुछ ऐसा करके भी दिखाया। मुझे भी अच्छा लगा है कि युवा अपने बलबूते पर, अपनी मेहनत के आधार पे कुछ कर रहा है। लेकिन इसका सेकंड पार्ट भी हमें देखना होगा। तेजस्वी यादव जी ने अपने पिता का चेहरा किसी भी पार्टी बैनर, किसी भी पोस्टर पे उपयोग नहीं किया, क्योंकि उन्हें डर था कि उनके पिता जो बाहुबलियों के साथ थे, जो भ्रष्टाचारी थे, अगर उनका साथ उन्होंने दिखाने की कोशिश की तो बिहार की जनता उन्हें नकार देगी। दूसरा विषय, आप जिन्हें कह का अभाव, जो व्यक्ति बिस्लेरी से अपने हाथ धोता है, हेलीकॉप्टर से चुनाव प्रचार करता है, मैं नहीं समझता कि उनके पास किसी भी प्रकार के संसाधनों का अभाव था। तीसरा विषय ओम सैनी कह रहे थे नोटबंदी और माइग्रेशन की बात कर रहे थे। अभी तक भी नोटबंदी के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी है, लोकसभा चुनाव में
नहीं योगेंद्र जी, बार बार में बीच में बोलने की क्या समस्या है इनकी? विक्रम जी, बार बार में बीच में बोलते हैं, आपकी बार बार में बोलने की आदत जाएगी नहीं, आप समझे नहीं, जनता ने आपको स्वीकार कर लिया, फिर भी बार बार में वो हमारे यहाँ एक कहावत है ना योगेंद्र जी बोलिए, कहावत है हमारे यहाँ पे, एक कहावत है, तेल गर्म हुआ नहीं पकौड़ी पहले ही फुदकती है। ये विक्रम जी पकौड़ी का ही उदाहरण है यहाँ पे। आपकी पकौड़े तलने वाली उदाहरण को जनता ने स्वीकार कर दिया है। और ओम जी सैनिक का विश्लेषण आप देखिए, ओम जी बिहार के चुनाव का विश्लेषण करेंगे तो जिस प्रकार की बात उन्होंने यहाँ पे कही है वो कभी नहीं कहते। इसका मतलब उन्होंने बिहार के पूरे चुनाव का विश्लेषण नहीं किया है। वहां की जनता ने सीपीआई उनको किस प्रकार से नकारा है। 15 साल के कुशासन प्रकार के 15 साल के नीतीश के सुशासन के ऊपर पुनः मोड़ लगाई है। आप विश्लेषण कीजिए ओम जी, उसके बाद में आप स्वीकार करेंगे कि यह विजय राष्ट्रवादियों की विजय है। आप कितना भी बखान कर लें अर्बन नक्सल बन के, नोटबंदी, माइग्रेशन की, लेकिन भी इस जनता के दिलों पर, भारत की जनता के दिलों पर नरेंद्र मोदी जी राज कर रहे हैं, राज करेंगे। आप जैसे कुछ लोगों के भरोसे ये देश नहीं चल रहा, ये देश नरेंद्र मोदी जी की नीतियों और कल्याणकारी शासन की वजह से चल रहा है। चाहूंगा कि गुणगान हो गए हो तो हमें भी मौका दीजिए, गुणगान हो गए तो। उसमें तो आप कह रहे हैं कि आप जैसे कुछ लोग अर्बन और पता नहीं अर्बन नक्सल का रूप राष्ट्रवाद स्वीकार नहीं कर रहे, ये अभी वामपंथियों के पीछे कर रहे हैं। वो वामपंथी जिनको जनता ने जीरो कर दिया है, वीरेंद्र जी की इस बात से कड़ी आपत्ति जाहिर करता हूँ। जिन्होंने जनता ने जीरो कर दिया, सरकार इन लोगों को दिमाग में शब्द इस्तेमाल करेंगे नहीं। आप इसलिए सकते किसी भी प्रकार के शब्द इस्तेमाल करेंगे केवल मुझे दे देने दीजिए ताकि आपको ये बताना तो पड़ेगा ना कि आखिर लोगों ने उनको चुनाव में सीटें वो दे क्यों रहे हैं, ये भी तो बताओ। आप भी तो बताओ कि भारतीय जनता पार्टी सभी राज्यों में क्यों आज भारतीय जनता पार्टी की खड़ा हो रहा है लोक कल्याणकारी शासन का ही नतीजा है कि उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी सभी जगह जीती है। कहाँ जीते? एक छत्तीसगढ़ को छोड़ करके वहां भी आपने खो दिया। कांग्रेस जीती वन साइडेड स्टेट में वन साइडेड जीते हैं आप। बिहार पे वन साइडेड नहीं जीते हैं आप, याद कीजिए ठीक से। जी किसी स्टेट में बाईपोल इलेक्शन में आपने नहीं जीता वन साइडेड। जितने स्टेट इलेक्शन हो रहे हैं वन साइडेड कहीं पे आप नहीं हो। जैसे आपने लोकसभा में दिग्विजय हासिल की थी, जैसे आपने यूपी में पहले इलेक्शन में हासिल की थी, उसके बाद के हर चुनाव में आपकी स्थिति चाहे पंजाब हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, इस तरफ आपका क्या नाम से चाहे बिहार का हो, राजस्थान का हो, क्या स्थिति है आपकी? वन साइडेड इलेक्शन है आपका है, वो दिखाई दे रहा है। और उसमें जिनके उभार हो रहे हैं हो जाए। वीरेंद्र जी एक सवाल है, गुजरात में गुजरात में भी 8 सीट का डिफरेंस छल कपट से बनाई है गुजरात में भी। और आपका एक बयान तो देने दीजिए। अब रुकेंगे नहीं है, अब रुकेंगे नहीं है। एक बयान तो देने दीजिए उनके लिए ना कि देखिए पट्टी यही पढ़ाई वीरेंद्र जी आपके साथ में दिक्कत यह है कि आपको पट्टी क्या पढ़ाई जाती है? आपको पट्टी यही पढ़ाई जाती है कि किस प्रकार से जनता के बीच गलत मैसेज दे दे, आपको यही पट्टी पढ़ाई जाती है। आपका दुर्भाग्य ये है, पाठशाला में कौन सी पट्टी पढ़ के आती है? अपनी परिपक्व राजनीति की सीनियर लोग बैठे हैं, उनसे सीखिए कुछ। या फिर ओम जी सैनी जैसे अर्बन नक्सल को आगे बढ़ाने की पट्टी पढ़ के आते हैं आप वहाँ पे। व्हाट इज टॉकिंग, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहा है? देखिए
वीरेंद्र जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा मैं आपको आपसे। बताता हूँ कि सुनिए, आप बताएंगे क्या? बताता हूँ इनको, कितने दुर्भाग्यशाली हैं, इनको पता नहीं है कि इनकी पार्टी की रचना क्यों हुई। आपने ये पता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की रचना क्यों हुई थी। अरे भाई, तानाशाही से मुक्ति के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई थी। आपको परेशानी क्या हो रही है अर्बन नक्सल स्वीकार करने में? मैं अर्बन नक्सल का बाप हूँ। अर्बन नक्सल क्या होता है? आप स्वीकार कर लीजिए कि मैं अर्बन नक्सल हूँ। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं गर्व के साथ कह रहा हूँ कि मैं राष्ट्रवादी हूँ, तो उसी तरह आप जैसे राष्ट्रवादियों का घोर शत्रु हूँ। वीरेंद्र जी, न राष्ट्रवादी होता है, न अर्बन नक्सल होता है। स्वीकार कर लिया कि आप जैसे लोगों पार्टी से संबंधित नहीं होता है। ये परंपरा आप लोगों ने शुरू कर दी है। कुछ परंपराएं हैं ना, ये आप लोगों ने शुरू कर दी है। सरकार जो होगा अपने वैचारिक दृष्टिकोण रखेगा, न कि किसी दल का। आपने सवाल है, जब आपने स्वीकार कर लिया कि मैं राष्ट्रवाद का विरोधी हूँ, तो इसका मतलब आप नक्सल नक्सल है, इसमें मैंने गलत क्या कहा? अरुण जी, म्यूट करने का म्यूट कर दीजिए। बकवास को सुनने से क्या फायदा? सवाल है आपकी बकवास साइलेंट से सुने और आप नहीं सुनेंगे। आपको दूसरे व्यक्ति की वक्तव्य बकवास लगता है। आप जो भारतीय जनता पार्टी का वक्तव्य सुनूंगा। भारतीय जनता पार्टी का वक्तव्य नहीं जो आप फरमा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी डेमोक्रेटिक सबूत की जबान किस नेता ने आज तक ये कहा सीधे जाकर के अर्बन नक्सल है? मैं राष्ट्रवादियों का विरोधी हूँ, इससे बड़ा और क्या आपको चाहिए? इन्होंने खुद ने स्वीकार कर दिया कि राष्ट्रवाद विरोधी है। अरे तुमने ठेका ले रखा है क्या राष्ट्रवाद का? कहा उन्होंने, ये बात कभी नहीं कही। आप खोरे हो। इन्होंने मुझे मैं रोक एक चीज बताइए, आप लोग कहते हैं कि जर्नलिस्ट, अभी कुछ दिन पहले ही मुंबई में जो घटना हुई अर्नब गोस्वामी के साथ में, तो पूरी बीजेपी ट्वीट से लेकर के जमीन तक तमाम लोग आप मीडिया की आजादी की बात करने लग गए। अगर आज जर्नलिस्ट बीजेपी या नरेंद्र मोदी पे सवाल खड़ा करता है तो आप लोग ऐसे उद्वेलित हो जाते हैं। मतलब आपकी भाषा को बोले योगेंद्र जी, भाषा की अपनी मर्यादाएं होती है। ये किसी भी प्रकार की भाषा यानी ये स्वतंत्र है। ये अति राष्ट्रवाद की हामी बता रहे हैं आपको। हमने गलत हो गया, करना होगा गलत हो गया। आजादी राष्ट्रवाद विरोधी है तो मीडिया की आजादी बंद हो चुकी है। बीजेपी अपनी तरीके से प्रेस चलाना चाहती है। बीजेपी कहीं नहीं चाहती, लेकिन मीडिया वाले अपनी तरीके से चलाना चाहेंगे। विश्लेषक अपनी तरह से कैसे चलाना चाहेंगे? विश्लेषक अपनी तरह से व्याख्या करना चाहेंगे हर विषय की। सच्चाई सुनेंगे तो सही। आप जिसकी बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि तेजस्वी बिस्लरी के साथ हो रहा है। मैं आपको फोटो भी भेज सकता हूँ। आप कितनी फोटो चाहिए? मैं आप भाजपा के आप चलिए विक्रम सिंह जी, पार्टी के नेता किसका इस्तेमाल करते हैं? कभी देखा है आपने? या बहुत से टाइम मैगजीन में दिखाए थे, आपने देखा? कभी अपने नेता पर सवाल उठाया? आपने अपने नेता पर कभी सवाल उठाया? टाइम मैगजीन ने छापा था कि कितने का कपड़ा है, कितने का पेन है, कितने का खाना है, और 10 लाख का सूट करवाया था आपने। किसने क्या किया है? जनता सबको देख रही है किसने क्या किया। अर्बन नक्सल क्या करते हैं, कौन सा नेता क्या करता है, जनता सबको देख रही है। अरे जनता हमारे साथ में है, तुम क्या कुछ चिंता कर रहे हो भाई? हम इलेक्शन लड़ने मेरा मानना है कि आप वैचारिक अगर मतभेद हैं वो एक अलग विषय है। हम यहाँ चर्चा में शामिल हैं। हर व्यक्ति के अपने वैचारिक दृष्टिकोण हो सकते हैं। पहली बात, अगर एक वरिष्ठ पत्रकार के रूप में कोई व्यक्ति वहां पे हैं, या मैं हूं, भले मैं उनसे वरिष्ठ नहीं हूं, लेकिन पत्रकार जो विश्लेषण रखेगा वो आपके हिसाब से नहीं रखेगा, कांग्रेस के हिसाब से नहीं रखेगा। मेरी बात नहीं, मैंने कहा मेरे हिसाब से फिर आप विचलित क्यों होते हैं? अगर आप पत्रकार तो आप विचलित क्यों हो रहे हैं?
और हम सुनते रहेंगे। आप ये समझते हैं? आपने सुनने स्वीकार किया क्या आपने विरोधी है? अरे आप आपने पीछे पड़ गए। क्या किया आप राष्ट्रवाद विरोधी है? आप अति राष्ट्रवाद का हामी नहीं हूं मैं। राष्ट्रवाद क्या है? शर्मा जी अपना राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद क्या है आपके हिसाब से? चलिए राष्ट्रवाद बता दीजिए। मिल रही है कि 75 परिभाषा में आएगा क्या? सिर्फ 25% की हमारी डिबेट के दरमियान राष्ट्रवाद होगा, वो राष्ट्रवाद होगा कि आप जो तय करोगे वो राष्ट्रवाद? अगर वो विरोध भी कर रहे तो बहुत बड़ा हिंदुस्तान का नागरिक नहीं मानेगा। क्या राष्ट्रवाद मानेगा जो संविधान कहता है। नागरिक तो मान चुका है, आप जैसे लोग नहीं मानेंगे। हिंदुस्तान का नागरिक तो मान चुका है, आप जैसे लोग नहीं मानेंगे। क्षमा करवाइए इनसे, माफ कर दें। आपके कथन के हिसाब ये इसको कौन है, ये कहाँ से लाए आप? गलत तरीके से आप बातचीत कर रहे हैं। गाली देने के लिए क्यों आए? आप कहाँ से आए? आप कहाँ से? जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।